कहाँ तक पढ़े थे बेटा? प्रतिबिंब खत्म हो गया था, क्लियर। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलेंगी, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलेंगी, तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, बात समझ आ रही है, तो उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लेते। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर, दर्पण। आप लोग हेडिंग बनाएंगे मिरर, दर्पण। बातचीत नहीं करोगे बेटा। दर्पण क्या होता है ध्यान देना। पहले तो हम दर्पण का क्लासिफिकेशन कर दे रहे हैं, है ना, और फिर एक एक करके समझा दे रहे हैं कौन क्या होता है। फिर जो हमारे सिलेबस में है उसको हम लोग बढ़िया से पढ़ ले रहे हैं। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, जो दर्पण होता है बेटा, वो इसके आकार के आधार पर, आकृति के आधार पर, है ना, दो प्रकार का होता है, बांट सकते हैं। पहला, एक तो हम बोल सकते हैं प्लेन मिरर, और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं स्फेरिकल मिरर। ये इसको बोलते हैं बेटा समतल दर्पण, समतल दर्पण, और इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। ध्यान ये रखिएगा कि गोलीय दर्पण को हम पुनः दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं कॉनकेव मिरर और दूसरे को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण और इसको बोलते हैं बेटा उत्तल दर्पण। ठीक है? ओके, बातचीत नहीं करना बेटा। यहीं पे छोटी छोटी जो चीजें हैं सारी चीजें लिख भी दे रहा हूं। ये हाँ बेटा बोलो। अच्छा, समझ गए। हाँ, बाकी जगह पे सही लिखा है? ठीक। अब ध्यान देना, ये हो गया पहला, ये दूसरा। इसको हम लोग दो भागों में पुनः बांट दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। समझना बेटा, सबसे पहली बात तो यह है कि दर्पण ही क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो दर्पण, आप सुनना ध्यान से, कोई पारदर्शी चिकना माध्यम हो, उसके एक सतह पर आप क्या करिए, कलई या पॉलिश कर दीजिए। बात समझ आ रही है? कलई का मतलब होता है बेटा सफ़ेद पेंट, जैसे सिल्वर या फिर एल्युमिनियम का कोटिंग कर दिया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है, तो उसको कलई बोलते हैं। बात समझ आ रही है? पॉलिश या ऐसे बोल देते हैं लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ा दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो लाल ऑक्साइड जो आपका Fe2O3, इसका जो है हम लोग क्या करते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं। क्लियर? तो कलई शब्द से तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक संस्कृत शब्द है बेटा, इसका मतलब होता है सफ़ेद धुलाई। बात समझ में आ रही है? तो जो चांदी कलर का होता नहीं है पेंट पीछे, या एल्युमिनियम टाइप का, उसको हम लोग कलई बोल देते हैं। बात समझ में आ गई? ओके। तो अगर कोई हमारे पास पारदर्शी चिकना माध्यम है, बात समझ में आ रही है? पारदर्शी का मतलब समझ में आ रहा है? ट्रांसपेरेंट, प्रकाश इस पार से उस पार हो जाए। ओके, तो उसके किसी भी स्वेच्छा से किसी भी एक सतह को आप चुन लीजिए और उस पर कलई या पॉलिश कर दीजिए। बात समझ में आ रही? ताकि वो अपारदर्शी बन जाएगा। दूसरा सतह क्या हो जाएगा, परावर्तक हो जाएगा, यानी कि दूसरे सतह पर प्रकाश पड़ेगा तो टकरा के वापस जाएगा। बात समझ में आ रही? इस निकाय को हम लोग दर्पण बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? तो यही आप लिख लो ऐसे,
ऐसे लिखना, किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक सतह पर, इस पर बेटा कलई या पॉलिश करके दूसरे सतह को परावर्तक, क्या बेटा, परावर्तक बना दिया जाता है। बात समझ में आई? और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो ये आपका हो गया बेटा दर्पण, मिरर। ठीक है, ऐसे लिख लेना आप लोग। आपसे कभी भी परिभाषा नहीं पूछेगा दर्पण की। समझ में आ गया? कोई हमारे पास पारदर्शी चिकना माध्यम होगा, उसकी एक सतह को हम लोग पेंट कर देंगे, दूसरा सतह क्या होगा, परावर्तक हो जाएगा, यानी प्रकाश की किरण उस पर गिरेगी और वापस लौट जाएगी। तो ऐसे निकाय को हम लोग क्या बोल देंगे, अब इसको दो भागों में हम लोग बांट देंगे। पहला प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। शब्द से, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह है क्या। क्लियर? ठीक है, ये हो गया बेटा। आप समझना इसको। प्लेन का मतलब हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण कहने का मतलब है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल। परावर्तक पृष्ठ का मतलब दूसरा वाला पृष्ठ जिस पर कलैया पॉलिश नहीं किया गया है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ऐसे लिख लेना शॉर्ट में, क्या, कि जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल है। परावर्तक पृष्ठ समतल। बात समझ में आ गई? क्या हो जाएगा वो, समतल दर्पण। चलो, ये बात समझ में आ गई। अगर हम आपको समझाएं तो आप देखिएगा, ये मान लीजिए दर्पण है, क्या है बेटा, दर्पण। तो दर्पण है तो किसी एक सतह पर कलई या पॉलिश करोगे, ये सपोज करना नीचे वाले सतह पर कलई या पॉलिश कर दिया। क्लियर है? और जो ऊपर वाला सतह है वो कौन सा सतह है, परावर्तक पृष्ठ, और वो आप देख पा रहे हो समतल, तो इसलिए कौन सा दर्पण हुआ, समतल दर्पण हुआ। इस पर प्रकाश की किरणें आएंगी और टकरा कर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देना, ये कलई की गई सतह और ये परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। बोलो, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर है ना? तो ऐसे बना लेना समझने के लिए। ओके, अब बात करें गोलीय दर्पण की। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय, गोलीय क्या हो जाएगा बेटा, गोलीय दर्पण। ये भी हो गया। अब बात आती है, दो प्रकार के होते हैं, क्यों हो सकते हैं भाई, समतल तो एक ही प्रकार का होगा, बात समझ आ रही है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं गोलीय की, तो ध्यान देना, इस प्रकार से हो सकता है और इस प्रकार से हो सकता है, समझना। या मान लीजिए यही है ऐसे,
क्लियर। अब ये दो प्रकार का इस हिसाब से होता है कि आप कौन सा सरफेस सेलेक्ट करते हो कलई या पॉलिश के लिए। सपोज करना आप क्या किए, उभरे हुए तल पर कलई या पॉलिश कर दिए। क्या कर दिए बेटा, उभरा हुआ तल, इधर से देखो उभरा हुआ है ना, उस पर कलई या पॉलिश कर दिए। तो परावर्तक पृष्ठ कौन हुआ, दबा हुआ तल, यही तो हुआ परावर्तक पृष्ठ। कॉन्सेप्ट क्लियर, बात समझ में आ गई। दूसरा वाला आप देखना, इस पे हम क्या कर सकते हैं, दबे हुए तल पर कलई या पॉलिश कर सकते हैं। तो इसका उभरा हुआ तल कैसा होगा बेटा, परावर्तक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो दो तरीके से हो गया, नहीं हो गया। तो हम किस सतह पर कलई या पॉलिश करते हैं, या फिर कह सकते हैं कौन सा सतह परावर्तक पृष्ठ है, उभरा हुआ कि दबा हुआ, इस हिसाब से हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। तो दो शब्द है हमारे पास, एक है अवतल और दूसरा है उत्तल। तो दबे हुए या धसे हुए पृष्ठ को हम लोग बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं बेटा, अवतल। इंग्लिश में बोला जाता है कॉनकेव। केव का मतलब क्या होता है, गुफा। बात समझ में आ रही है, दबा हुआ हो, क्लियर। तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव। कॉन्सेप्ट क्लियर। और एक हमारे पास शब्द है उत्तल, क्लियर। उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ। बात समझ में आ रही है, वेक्स। तो कॉन्वेक्स इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, उत्तल। तो अब उसी शब्द को हम लोग इस पे अप्लाई कर देंगे। भैया दबा हुआ अगर परावर्तक तल है, दबा हुआ है तो केव, क्या होगा, केव यानी कॉनकेव यानी अवतल हो गया। और अगर उभरा हुआ परावर्तक तल है तो वेक्स यानी कॉन्वेक्स। बात समझ में आ रही है, ये हो गया आपका उत्तल। तो याद करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो गया। वैसे याद कर लेना आप ट्रिक से, क्या केव है तो अगर पृष्ठ क्या है, दबा हुआ है तो अवतल यानी कि कॉनकेव, और उभरा हुआ है परावर्तक पृष्ठ तो उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स। तो एक ही चीज याद रखना, या तो कलई या पॉलिश से याद कर लेना या फिर परावर्तक पृष्ठ से याद कर लेना। और दोनों अगर याद किए तब कंफ्यूजन हो जाएगी, कौन सा ओवर, कौन से पॉलिश किए थे, कौन सा परावर्तक था, ऐसे मत याद करना है ना। एक केवल परावर्तक पृष्ठ से याद करो, परावर्तक पृष्ठ दबा है तो अवतल, परावर्तक पृष्ठ उभरा है तो उत्तल। बात समझ में आ रही है। तो इस हिसाब से हम इसको दो भागों में बांट दिए। यहाँ पर बोल देंगे ये अवतल है ना, तो दबा हुआ पृष्ठ कैसा होगा बेटा, परावर्तक। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक, और यहाँ पर उभरा हुआ। बताओ, ये बात समझ में आ गई। अगर दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक है तो क्या होगा बेटा, अवतल, और उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक है तो उत्तल। समझ में आया। फिगर से समझना चाहो तो उसको भी ऐसे बना लो। यहाँ पे अवतल की जगह पे ऐसे बना लेना। ये गोलीय दर्पण हो गया, और इसके उभरे हुए तल पर हम लोग क्या किए, कलई या पॉलिश, और दबा हुआ तल परावर्तक। ठीक है ना। यहाँ पे क्या करें बेटा, कलई या पॉलिश कर, बता नहीं पाओगे बेटा, है ना, क्योंकि कंसंट्रेट नहीं हो। यहाँ पर बेटा इस तरीके से होगा, दबे हुए पृष्ठ पर हाँ कलई या पॉलिश कर दिया जाएगा, और उभरा हुआ पृष्ठ क्या हो जाएगा, परावर्तक। यहाँ पर ऐसे लिख लेना, ये कलई की गई सतह, कलई किया गया पृष्ठ। और ये क्या है बेटा, परावर्तक पृष्ठ। क्या है, ऐसे यहाँ पर ये कलई किया गया पृष्ठ है,
किया गया और ये परावर्तक। बताओ बेटा, दर्पण एकदम क्लियर हो गया कि नहीं? बात समझ में आ गई? दर्पण क्या होता है? कोई पारदर्शी माध्यम होगा, चिकना होगा, उसके एक सतह पर हम लोग कलई या पॉलिश करके उसको अपारदर्शी बना देंगे और दूसरे सतह को परावर्तक बना देंगे। वो निकाय क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। इसको हम लोग दो भागों में बांट दिए, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का मतलब ये होगा जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होगा, प्लेन होगा, वो प्लेन मिरर हो गया। और जिसका परावर्तक पृष्ठ स्फेरिकल होगा यानी कि गोलीय होगा तो गोलीय दर्पण हो जाएगा। क्लियर? इसको दो भागों में बांटे क्योंकि गोलीय दर्पण में दो स्थितियां हैं। हम किस पर कलई या पॉलिश करते हैं? दबे हुए पृष्ठ पर कि उभरे हुए? और कौन सा पृष्ठ परावर्तक हो जाता है उसके हिसाब से हम बांट देते हैं। तो मैंने बताया कि अगर दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक है तो अवतल दर्पण कॉन्केव हो जाएगा, और अगर उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक है तो उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? तो ये दर्पण पूरा हो गया। अब आपको यही पढ़ना है बेटा, गोलीय दर्पण। क्लियर? तो गोलीय दर्पण को हम लोग बढ़िया से देख लेते हैं। ठीक से, चलो इसको आप ऐसे बना लो बेटा, ऐसे बना लो, फिर आगे चलते हैं। अब आप एक काम करिए, हेडिंग बनाइए, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हेडिंग बना लिए। चलो इसमें एक लाइन लिख लो, लिखो लिखो यह का मतलब गोलीय दर्पण है ना। यह किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। कटा हुआ भाग होता है। लिख लिया बेटा? ध्यान देना, जो हमारा गोलीय दर्पण होता क्या है, सबसे पहले तो ये कोई कांच का खोखला गोला होगा पारदर्शी, उसी का क्या हुआ? कटा हुआ भाग हुआ। अच्छा, अभी भी ये पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा ना। तो इसमें आगे एक लाइन लिखो, जिसके किसी एक पृष्ठ पर कलई या पॉलिश करके लिख लें, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। ठीक है ना? हाँ, एक चीज याद रखना, हमको ये सब समतल दर्पण नहीं पढ़ना बेटा, हमारे सिलेबस में केवल गोलीय दर्पण। क्लियर? तो गोलीय दर्पण अगर आपसे कोई पूछेगा, मान लो नहीं याद आ रहा है, तो आप इतना बता दो जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोलीय होता है। डिटेल में बताना है तो बताना कि यह क्या होता है? किसी खोखले पारदर्शी कांच के गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर कलई या पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया। बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। अब आप सभी जानते हो किस सतह पर कलई या पॉलिश किया गया है, क्योंकि दो हो सकते हैं, एक उभरा हुआ एक दबा हुआ। इसके हिसाब से आपका गोलीय दर्पण कितने प्रकार का हो जाएगा? दो प्रकार का। तो आगे लिख दो, यह दो प्रकार का होता है। इसी में लिखना, यह दो प्रकार का होता है।
क्या? पहला नंबर लिखना। कॉनकेव मिरर मीन्स अवतल दर्पण। लिख लिया बेटा, अवतल दर्पण। बोले इसमें भी एक लाइन लिख लो। लिखो, इस गोलीय दर्पण, लिखो इस गोलीय दर्पण के उभरे हुए पृष्ठ पर, के उभरे हुए पृष्ठ पर इस गोलीय दर्पण के उभरे हुए पृष्ठ पर कलई या पॉलिश होता है। कलई या पॉलिश होता है। लिख लिए, कलई या पॉलिश होता है। तथा तथा दबा हुआ पृष्ठ, तथा दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक होता है। तथा दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक होता है। लिख ले बेटा, वही सारी चीजें लिखवा रहा हूँ। ओके, दूसरा हेडिंग डालना, कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। बोले बेटा, उत्तल दर्पण। चलो इसमें लिखना, इस दर्पण के दबे हुए पृष्ठ पर, दबे हुए पृष्ठ पर कलई या पॉलिश होता है। कलई या पॉलिश होता है। क्लियर? तथा उभरा हुआ पृष्ठ, उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक होता है। देख लिए? गुड गर्ल। ठीक, तो आप गोलीय दर्पण जान चुके, दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल, ये भी जान ली। अब हम लोग इसको फिगर से समझ लेते हैं बढ़िया से, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी देख लेते हैं, है ना, जो हमको काम लगेगा आगे। चलो, तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि सपोज करिए आपके पास कोई इस तरीके से कांच का खोखला गोला है। ये क्या है बेटा? कांच का खोखला गोला है। बढ़िया है। सपोज करिएगा कि इसका सेंटर यहाँ पर है। ठीक है, अब एक दूसरा भी ऐसे मान लो, इधर आप मान लेना बेटा, इस खोखले गोले को काट दिया गया कहीं से। बात समझ में आ रही है? मान लेना एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे ऐसे काटा गया। ठीक, ज़्यादा ही दिख रहा है। अब ठीक है, यहाँ से इसको काट दिया गया, और सपोज करना इसको भी यहाँ से काट दिया गया। आप काट दिए, बड़े वाले हिस्से को फेंक दिए। बात समझ में आ रही है? छोटे वाले हिस्से को ले लिए, तो बड़े वाले हिस्से को मैं डॉटेड कर दे रहा हूँ।
क्लियर? आप समझना कि इसको यहाँ से ऐसे काट दिया गया और इसको फिर याद रखना बेटा, ये गोला है पूरा, है ना, चारों तरफ से बंद होगा, वृत्त मत समझ लेना, ठीक है। अब खोखले गोले के छोटे हिस्से को आप रख लें ये, और बड़े हिस्से को फेंक दिए। ठीक यही प्रक्रिया यहाँ भी, यहाँ से इसे काट दिया गया। क्लियर? बड़े हिस्से को हटाओ, चलो ये हो गया। बात समझ में आ रही है? अब जो आपके पास छोटा हिस्सा बचा है उस पर कलई या पॉलिश करो। स्वतंत्र हो आप, उभरे तल पर, बात समझ में आ रही है, या फिर दबे हुए तल पर। तो सपोज करना कि मैं यहाँ पे उभरे हुए तल पे कलई या पॉलिश कर दे रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही? तो दूसरा तल क्या हो गया? परावर्तक। ऐसे यहाँ भी हम दबे हुए तल पर कलई या पॉलिश कर दें तो उभरा हुआ तल क्या हो जाएगा? परावर्तक। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा ऐसे, कलई की गई सतह। कलई किया गया पृष्ठ। बात समझ में आ रही है? ये कलई किया गया पृष्ठ हो गया और ये आपका परावर्तक पृष्ठ बेटा। बात समझ में आ रहा है? मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। दिख रहा है? ये परावर्तक पृष्ठ। कॉन्सेप्ट क्लियर? यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा तो परावर्तक पृष्ठ हमारा उभरा हुआ पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ। क्लियर है बात? अगर कलई की गई पृष्ठ की बात करें तो ये कलई किया गया पृष्ठ है। ठीक है बेटा? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आप पहचान कर बताओ ये कौन सा दर्पण बना? अवतल दर्पण, क्योंकि दबा हुआ तल क्या है? परावर्तक। और ये तो यहाँ पर लिख दो ऐसे, हम लोग लिख देंगे कॉनकेव मिरर। ये क्या बना बेटा? कॉनकेव मिरर। ये आपने यहाँ किया क्या है? जो आप यहाँ पर लिखे हो, यहाँ पर जो लिखे वही कर दिए। तो अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब इससे रिलेटेड परिभाषाएं समझने के लिए इसमें कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। जैसे सबसे पहली बात तो आप ये जानिएगा बेटा कि जो आपका गोलीय दर्पण है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, जिस गोले का वो कटा हुआ भाग है उसके केंद्र को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं बेटा, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? और इसको सी से लिखते हैं। ध्यान देना, किससे लिखेंगे बेटा? सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो गोल, अच्छा यहाँ भी सी। अब दोनों को देखकर एक चीज आपको पता चल रहा होगा कि
अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है दर्पण के सामने होता है, दर्पण के उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र हो रहा होता है वो उत्तल दर्पण के पीछे। ये चीज याद रखना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही ना, इसीलिए फिगर बना के समझा रहा हूँ। और दूसरी चीज सुनना, एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। तो सिंपल सी बात है, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और त्रिज्या आप जानते हो, केंद्र से पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा, यहाँ से सी से इसके पृष्ठ को किसी भी बिंदु पर मिला होगा, बात समझ में आ रही है, वो क्या होगा? वक्रता त्रिज्या। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं पोल की, ध्रुव। तो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को याद रखना, जो गोलीय दर्पण है उसका परावर्तक पृष्ठ होगा, उसके मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? कल रखा है दर्पण, मैं निकलवाऊंगा, अभी टाइम लगेगा। ऐसे ही समझ लेना, ये गोलीय दर्पण ऐसे होगा, अगर अवतल दर्पण है तो ऐसे होगा, दबा हुआ तल क्या होगा? परावर्तक होगा। तो इसके बीच में यहाँ पर कहीं मध्य बिंदु यहाँ होगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। और अगर उभरा हुआ पृष्ठ है तो ऐसे होगा, इधर की तरफ दबे हुए तल पर तो कलई पॉलिश करोगे तो परावर्तक पृष्ठ ये होगा। अब इसके मध्य बिंदु को हम लोग ढूंढेंगे, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ कहीं आएगा, उसको हम लोग पोल बोलते हैं, पी से लिख। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप, यहाँ पर कहीं मध्य बिंदु आएगा, ये क्या आएगा बेटा? बात समझ में आ रही है? ऐसे यहाँ भी इसका मध्य बिंदु यहाँ कहीं आएगा, पी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट? तो अब याद रखना, दर्पण के ध्रुव यानी पी और उसके वक्रता केंद्र यानी सी को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ रही है? इतना ही याद रखना है, पी और सी को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं ना? बना देते हैं। चलो बेटा ध्यान देना, ये दर्पण का क्या था? वक्रता केंद्र। ये दर्पण का क्या था बेटा? ध्रुव। ऐसे यहाँ पर ये दर्पण का ध्रुव है और ये वक्रता। कोई डाउट? और ये जो अभी आप खींचे हो ये प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ भी ऐसे लिख लेना। ये क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। पी और सी को मिलाने वाली। कोई डाउट नहीं ना? उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दर्पण के द्वारक की। तो ध्यान देने वाली बात है, ये इसको मान लेना M और इस बिंदु को मान लेना M डैश। ऐसे यहाँ भी इस बिंदु को मान लेना M और इस बिंदु को मान लेना M डैश। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, इसको बेटा डाया को, बात समझ में आ रही है? तो दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है उसके व्यास को हम लोग क्या बोल देंगे? दर्पण का द्वारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दर्पण का द्वारक। ये सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, यूज होंगे आगे। क्लियर? एक एक चीज आप समझ ले बढ़िया से। क्या? परावर्तक पृष्ठ, ये सब तो जानते ही थे पहले। सबसे पहली बात ध्रुव की बात करें तो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, किसको? एकदम रटा होना चाहिए आप लोगों को, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हो गई बात? ये और ये। वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र क्या होता है? तो हम बोलेंगे दर्पण, हमारा जो दर्पण है गोले दर्पण, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र और उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। देख लिए? ओके। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के
व्यास को, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम लोग क्या बोल देंगे, दर्पण का द्वार। बात समझ में आ गई। अब हम लोग देख लेते हैं फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा ही काम लगेगा आप लोग को, ध्यान से सुनना। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, किसके समांतर, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष यही तो है, तो इसके समांतर आने वाली प्रकाश की, इधर से इधर से। आपको मैं अभी परिपाटी आगे पढ़ाऊंगा बेटा, दर्पण पर जो प्रकाश की किरण है हम लोग हमेशा बाईं ओर से डालेंगे, किस ओर से, दर्पण हमेशा दाईं ओर रखा होगा, क्लियर। तो याद रखना इधर से ही प्रकाश की किरण डालना है, ठीक है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसको दर्पण का हम लोग मुख्य फोकस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। ये तो हो गया अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण के लिए जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि आप सभी जानते हो यहाँ पर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को काट ही नहीं पाएगी उत्तल वाले में, क्लियर। तो आपको लगेगा कि उस बिंदु से आ रही, क्लियर। उस बिंदु को हम लोग क्या बोल देंगे, उसका मुख्य फोकस बोल देंगे। समझना इसको, फिगर से ज़्यादा बढ़िया आपको समझ में आएगा। मान लीजिएगा आपके पास ये कोई प्रकाश की किरण है, हाँ यही लो, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है ऐसे, क्लियर है बेटा। ठीक है, एक प्रकाश की किरण आ गई। ऐसे बहुत सारी किरणें हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। ये प्रकाश की किरण है, ऐसे आ रही और मुख्य अक्ष के समांतर, तो यहाँ पर टकराएगी, परावर्तन होगा, वापस लौटेगी ना, परावर्तन का नियम लगेगा, वापस लौटेगी और जहां से होकर जाएगी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटेगी या फिर जिस बिंदु से होकर जाएगी, ये आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या होगा, हाँ दर्पण का मुख्य फोकस होगा और इसको हम लोग F से लिखते हैं, कैपिटल F से लिखते हैं। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ये टकराएगी तो इधर आएगी, टकराने के बाद इधर आएगी। बात समझ में आ रही है। एक चीज ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। प्रकाश की किरणों को आप देख पा रहे हो जो समांतर आ रही है, वो एक बिंदु पर इकट्ठा कर रही है, केंद्रित कर रही ना। तो जब केंद्रित कर रही है तो इसलिए इस दर्पण को अभिसारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी। बात समझ में आ रही है। एक चीज याद रखना, ऐसे लॉजिक से याद रखोगे तभी याद रहेगा, वैसे रट ले कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को ये किसी एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इकट्ठा कर देता है ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। यही लिख भी दो, इसको क्या बोलते हैं, अवतल, या फिर क्या बोलेंगे इसको, अभिसारी। अच्छा यहाँ पे बात करते हैं, सपोज करना यहाँ पे प्रकाश की किरण है ये, चलो बेटा ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण हो गई, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण। अब टकराने के बाद दर्पण के उस पार तो जाएगी नहीं, वापस आएगी और आप जानते हो इधर की ओर मुड़ा हुआ है तो ऐसे इधर की ओर जाएगी। बात समझ में, यहाँ स्पर्शी खींचोगे ना
और उसके हिसाब से देखोगे परावर्तन के नियम से इधर की ओर जाएगी और ये इधर की ओर जाएगी। क्लियर? तो वास्तव में पीछे के किसी भी बिंदु पर काटेगी नहीं, लेकिन जब उन किरणों को पीछे बढ़ाओगे तो आपको लगेगा कि उस बिंदु से आ रही है, आती हुई प्रतीत हुई, तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? इसका मुख्य फोकस बोलेंगे। घबराओ नहीं, ये सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा, अभी केवल समझा रहा हूँ। चलो बेटा, बातचीत नहीं करना। हाँ, डायरेक्शन बता दूं, ये यहाँ से जाएगी, यहाँ टकराने के बाद ऐसे वापस लौट आएगी, ये भी लौट आएगी, इसके उस पार नहीं जाएगी, इसलिए उधर हम लोग क्या करेंगे? डॉटेड कर देंगे, उसको हम लोग बढ़ाए हैं, है ना। बताना बेटा, ये बात समझ में आ रही? यहाँ पर प्रकाश की किरणें ऐसे जाएगी, इस बिंदु से टकराकर वापस लौट जाएगी, यहाँ पर भी ऐसे टकरा के इधर की ओर वापस लौट जाएगी, और इन दोनों किरणों को हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जाके इस बिंदु पर ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, ये। इसलिए इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? दर्पण का फोकस, एफ बोलेंगे, मुख्य फोकस, है ना, प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, अब बात समझना। यहाँ पे एक चीज और देख पा रहे हो आप, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण कर क्या रहा है? जो प्रकाश की किरणें समांतर आ रही है मुख्य अक्ष की, उनको फैला दे रहा है, प्रसारित कर रहा है। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसको हम लोग अपसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अपसारी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ऐसे कि ये उत्तल दर्पण है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी, अपसारी दर्पण। बात समझ में आ रही है? तो अभिसारी का मतलब प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर इकट्ठा कर देगा, अपसारी का मतलब प्रकाश की किरणों को फैला देना। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ध्यान देना, दर्पण के ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी को हम लोग उसका फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ। अच्छा, P से C तक की दूरी को R, वक्रता त्रिज्या जो आपको बताया हूँ, क्योंकि ये त्रिज्या ही तो है, देखो इस गोले का क्या है? त्रिज्या ही तो है PC, तो उसको R बोल सकते हैं। क्लियर? एक चीज और याद रखने वाली बात है, आप देख पा रहे हो अवतल दर्पण के बिंदु F पर वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं और यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, या फिर उधर से देखोगे तो इस बिंदु से आती हुई आपको प्रतीत होगी। बात समझ रहे हैं? वास्तव में नहीं मिल रही, इसलिए अवतल दर्पण के फोकस को वास्तविक फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक, रियल फोकस बोलते हैं, और इसको आभासी फोकस बोलते हैं। क्लियर? तो ये भी यहीं लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। नहीं, ऐसे लिख लेना, रियल फोकस। बात समझ में आ रही है? और इसको वर्चुअल, वर्चुअल फोकस। बात समझ में आ गई बेटा? एक चीज याद रखना, ये जो फोकस बिंदु आपको दिख रहा है, इससे होकर जाने वाला जो तल होगा, ऊर्ध्वाधर जो तल होगा, बात समझ में आ रही है, मुख्य अक्ष के क्या होगा? लंबवत होगा। तो फोकस से, मुख्य फोकस से होकर जाने वाला तल जो मुख्य अक्ष के क्या है? लंबवत है, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस तल। क्या बोलते हैं? फोकस तल बोलते। इसका भी काम लगता है आगे, है ना, तो इसलिए बता दे रहा हूँ अभी। तो सारी चीज़ आप जान गए? क्लियर है? ठीक है,